गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूपी बोर्ड विज्ञान कक्षा 10 का प्री बोर्ड का मॉडल पेपर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विज्ञान क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन का स्टार्ट होगा, खंड का, जिसमें कि फिजिक्स आती है 25 नंबर की, 25 नंबर की फिजिक्स आती है। सबसे पहले पूछा गया है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ पे होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले पूछे जाएंगे। इस पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लेना अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चंस अगर आपकी प्री बोर्ड पेपर में आए तो आप उसको अच्छे से कर सकें, और अगर आप ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में भी आए तो भी आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सकें। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा, तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट्स करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही हो उसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्पी कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r=2f होता है, r=2f होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, तो फिर यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं कि ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत मोटर क्या करता है। वैद्युत मोटर करता है आपके यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो वैद्युत मोटर होता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 2-2 नंबर का क्वेश्चन अब आएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, इसका आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है थोड़ी सी। 2 नंबर का क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन लग जाएगा, न्यूमेरिकल लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर का कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब का मतलब वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से। अब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सामने स्थित सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए, जबकि वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। पहली स्थिति में आपको किरण आरेख बनाना है। कब बनाना है, जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर है। और दूसरी स्थिति कब है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। इन 2 कंडीशंस का आपको किरण आरेख देना है। जो प्रकाश वाला चैप्टर है, लेंस, दर्पण, ठीक है, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, अपवर्तनांक, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्लास 10th की साइंस में। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करके जाना है, तो ही आप अच्छे नंबर ला पाएंगे साइंस में। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। अगर आप वो किरण आरेख वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो फिर आप कर सकते हैं, अथवा में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए कि लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दे दो। इसके बाद एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये भी किरण आरेख ही आपसे एक तरह का पूछा गया, और 2 परिभाषाएं, प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस, और द्वितीय सेकंड फोकस, उसकी परिभाषा पूछ ली गई है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक वाले चैप्टर से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है 10th में। आपके घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करो। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 1500 वाट शक्ति सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेन से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हीटर से प्रवाहित धारा और हीटर के तार का प्रतिरोध। ये 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक प्रत्यावर्ती
एक प्रत्यावर्ती धारा जनित प्रत्यावर्ती एसी करंट जनरेटर जो होता है उसका आपको सिद्धांत लिखना है, संरचना लिखनी और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। ये टोटल 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तैयार कर लेना है इसको। अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ज़्यादातर पूछते हैं इसको। फिर यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल मिल जाता है। अगर आप थ्योरी का क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा और ए और बी के बीच विभवांतर। कि कहाँ पे, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है और तार में बहने वाली धारा ज्ञात करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे, सेक्शन खा। तो यहाँ पे सेक्शन खा स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पर ये सोडियम एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर जल से रिएक्ट कर जाएगी। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होगा? एल्डिहाइड समूह होगा प्रोपेनल में। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, 4 पूछे जाते हैं फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एवं रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होता है। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, इसका नाम मेथेनल होता है। ठीक है, तो ये आप नाम और सूत्र लिख सकते हैं। क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है? क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है? इसकी रासायनिक समीकरण आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। सिंपल सी सारी ये क्वेश्चंस हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग नोट कर लो, बार बार रिवाइज करो भाई साहब। 100 में से 90-95 आपके नंबर मिल जाएंगे साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? 17 होता है आपका क्लोरीन का। और ये कौन से समूह में होता है? 7th A में ये पाया जाता है। 7th A में ये आपको मिलता है। ठीक है, ग्रुप उसका 7th A होता है, हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। बिल्कुल सिंपल क्लास 8 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखो। तो मेंडलीव का जो मूल आवर्त नियम था वो ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि जो नया रूल है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक वेट्स के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हमको मिलता है 8 नंबर का क्वेश्चन की निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, नोट्स लिखने हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, फिर सजातीय श्रेणी पर आपको लिखनी है टिप्पणी, और साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। अगर आप ये भी नहीं लिख सकते तो अथवा में आपको एक रिएक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। अथवा में देखिए, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कीजिए। एस्टरीकरण अभिक्रिया बताओ एथेनोइक अम्ल की। NaOH के साथ रिएक्शन, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इन 4 रिएक्शन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। मीथेन की दहन अभिक्रिया, ये आपको लिखना है। एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, ये लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जल के साथ फिर रिएक्ट कराएंगे तो वो फिर जिप्सम बन जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। खंड गा जो कि बायोलॉजी है, ये भी 25 मार्क्स में आती है, 25 नंबर में दोस्तों आती है। इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि जो पौधों में जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है जल के वहन के लिए, जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? ठीक है, बादल वाले दिनों में नहीं करते हैं आई थिंक। ठीक है, इसका सही आंसर आपको अच्छे से देख लेना है। मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिम्बवाहिनी भी है,
अंडाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उनके अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, मानव में वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसी में, जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करो। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तैयार कर लेना। नेक्स्ट है 4 नंबर का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में, छुई मुई पौधे में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, देख लेना। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में दिया है, इन दो में से कोई एक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर अर्थात उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दें। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इकोलॉजी से पूछा गया, पारिस्थितिकी विज्ञान जो होती है, ठीक है, वहाँ से पूछा गया। अथवा में आपसे पूछा गया कि उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वृक्काणु नेफ्रॉन जो किडनी की सेल्स होती हैं, नेफ्रॉन की, उसकी रचना, उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप पौधों में, पादप में जल और खनिज लवणों के वहन की विधि का वर्णन कर सकते हैं। तो 7 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए हैं, कोई एक आपको करना है। तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है आपका 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों ये एक मॉडल पेपर है, इसको आप कोई ओरिजिनल पेपर मत समझना, ये आपकी तैयारी में हेल्प कर सकता है अच्छे से। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, और भी पेपर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।